अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इंसान हमेशा से इस तगदो में लगा हुआ है कि ज़मीन पर पहली जिंदगी कैसे वजूद में आई। हम बहुत सी थेरीज के बारे में बात करते हैं, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 7 और कम से कम 2 ऐसी थेरीज हैं जो कि हमें ज़मीन पर ज़िंदगी के आमद के बारे में कुछ ना कुछ मफरूज़े देती हैं, हाइपोथेसिस देती हैं। मैं आज आपको इन्हीं थेरीज की तरफ एक जो कदम उठाया गया है, जो टेक्नोलॉजी की मदद से हमने कदम उठाया, उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ज़मीन पर ज़िंदगी के आसार, मैं इंसानी ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा, मैं ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, जो कि छोटे छोटे एक सेल से बनी हुई चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। उसके आसार सबसे पहले कब आए, तो वो हमें शवाहिद मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ पर हमें 3.5 अरब साल पुरानी कुछ ऐसी चट्टानें मिली हैं जो कि माइक्रोब्स ने बनाई। मैं आपको यहाँ पर छोटी छोटी चट्टानें दिखा रहा हूँ जो कि एक साहिल पर हैं और इनको स्ट्रोमेटालाइट्स कहते हैं। अगर आप इस चट्टान को देखें तो इस चट्टान के ऊपर एक सेडिमेंट्री रॉक है और इसके ऊपर आपको लेयरिंग नज़र आ रही है। ये लेयरिंग, इसे स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं और ये लेयरिंग आती है माइक्रोब से। ये लेयरिंग जब इसकी उम्र मालूम की गई तो पता चला ये 3.5 बिलियन साल पुरानी है। लेकिन इस लेयरिंग से ज़िंदगी का क्या ताल्लुक? इस लेयरिंग से ज़िंदगी का ताल्लुक बहुत गहरा है, क्योंकि ये लेयर बनाते हैं एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया जिनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। और साइनोबैक्टीरिया आप उर्फ़ आम में इसे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसे हम काई कहते हैं। तो हम ब्लू ग्रीन काई की बात कर रहे हैं जो कि ज़मीन पर 3.5 अरब साल पहले मौजूद थे। और वो जब फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, धूप के ज़रिए और कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए, क्योंकि उस वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, तो इन दोनों के ज़रिए फूड हासिल करते थे। तो वो जब फूड बनाते थे, यानी वो फोटोसिंथेटिक वे में फूड बनाते थे, यानी रोशनी से और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते थे, तो कैल्शियम कार्बोनेट लेयर्स प्रोड्यूस होती थी रॉक्स पर, जिनके शवाहिद अब हमें मिल रहे हैं। जब हम इन शवाहिद को देख रहे हैं तो हमें पता चलता है कि ये वही चीज़ें हैं जो कि बैक्टीरिया बना सकते हैं। और उस वक्त 3.5 अरब साल पहले ज़मीन पर बैक्टीरिया और आर्काई मौजूद थे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब बैक्टीरिया की बात करते हैं और छोटे लेवल पर जाएं तो हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड में डीएनए मौजूद होता है। और डीएनए में बैक्टीरिया की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। बैक्टीरिया की शक्ल कैसे होगी, उसमें क्या क्या खसूसियात होंगी, उसके रिप्रोडक्शन पैटर्न्स क्या होंगे, ये सारी सारी चीज़ें उसके डीएनए में मौजूद होती हैं। और अगर डीएनए को अलग करके देखा जाए, तोड़ा जाए, तो हमें वहाँ पर आरएनए मिल सकता है। तो डीएनए और आरएनए ये हमें ज़िंदगी के शवाहिद देती हैं। लेकिन अगर मैं और ज़्यादा गहराई में जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक डीएनए दिखाया गया। डीएनए हमारी बॉडी में भी है, डीएनए हर जानदार की बॉडी में मौजूद होता है और उसका ये डबल हेलिकल एक स्ट्रक्चर है। तो अगर इसको अलग कर दिया जाए, 2 धागों को एक धागे में तकसीम कर दिया जाए, तो ये आरएनए बन जाता है। और आरएनए को गौर से देखा जाए तो हमें पता चलता है ये अमाइनो एसिड की तस्बीह के दानों की तरह अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। और फिर जब इन अमाइनो एसिड्स को एनालाइज किया जाए, इनको जूम किया जाए, तो हमें पता चलता है कि ये प्रोटीन से मिलकर बनता है। अगर हमने जिंदगी के शवाहिद देखने हैं तो वहां पर हमें या तो डीएनए मिलना चाहिए, या आरएनए मिलना चाहिए, या अमाइनो एसिड्स मिलने चाहिए, या प्रोटीन्स मिलने चाहिए। इन चारों में से जो भी चीज़ हमें मिलेगी तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर जिंदगी मौजूद है। ज़मीन पर जिंदगी कहाँ से आई, इसका जवाब हमें 2 हाइपोथेसिस से देने की कोशिश की जा रही है। इन दोनों हाइपोथेसिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। हम जब ये बात करते हैं मफरूज़ा है, तो ये आम बात करने वाला मफरूज़ा नहीं है, ये साइंटिफिक मफरूज़ा है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी किए जा चुके हैं। तो ये हवा में बात नहीं है, जिस तरीके से अमूमन लोग ये समझते हैं कि मफरूज़े का लफ्ज़, इसका मतलब ये है कि हवा में बात हो रही है। हवा में बात नहीं हो रही है। और इस वीडियो से आपको अंदाज़ा होगा कि इस वीडियो में जो शवाहिद हमें मिले उसके बाद भी ये मफरूज़े ही हैं। इतने ताकतवर शवाहिद मिलने के बावजूद भी ये मफरूज़े हैं। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि मफरूज़े एक बहुत ज़्यादा वेट रखते हैं साइंस की दुनिया में। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो 2 मफरूज़ों में पहला मफरूज़ा है, उसे प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस कहा जाता है। और इस हाइपोथेसिस में ये कहा गया है कि ज़मीन पर ज़िंदगी ज़मीन के अंदर से आई, ज़मीन पर मौजूद पानी से आई,
समंदरों से आई, और उसमें भी अगर गहराई में जाया जाए तो पता चलता है कि ज़मीन के अंदर जब आतिशफिशां बहुत ज़्यादा बड़े फट रहे थे तो उनके दहानों पर ज़िंदगी नशोनुमा पा रही थी। ये एक मफरूज़ा है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे रिसोर्सेज मिल रहे थे कि जिससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता आगे परवान चढ़ सकते हैं। उन्हें मिनरल्स भी मिल रहे थे और उन्हें टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर भी मिल रही थी। लेकिन एक और मफरूज़ा है जिसे पेंस्पर्मिया कहा जाता है, जिस पर मैं मुकम्मल वीडियो भी बना चुका हूँ। वो हमें ये बताता है कि नहीं, ज़मीन पर ज़िंदगी ज़मीन से नहीं आई, बल्कि ज़मीन पर ज़िंदगी खला से आई। और खला से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे ज़मीन पर आए, मिनरल्स कैसे आए, उसका ज़रिया बने एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स। जो एस्ट्रॉयड यानी खला की रॉक्स, चट्टानें ज़मीन पर आके गिरती थी, उनमें ज़िंदगी के सेल्स मौजूद थे, उनमें ज़िंदगी के शवाहिद मौजूद थे, और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी ज़मीन पर मौजूद थी और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी बढ़ना शुरू हो गई। तो हम इन दोनों पर रिसर्च कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा मफरूज़ा है जो कि साइंस उस पर बहुत ज़्यादा उसको बैक कर रही है, और हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स है वो उसकी तरफ जा रहे हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उस मफरूज़े की तरफ चले जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेटेओराइट्स ज़मीन पर आके गिरते हैं, उनकी जब रॉक्स को इकट्ठा किया गया या कॉमेट्स की रॉक्स को इकट्ठा किया गया, तो वहाँ पर हमें अमाइनो एसिड्स मिले, वहाँ पर हमें प्रोटीन्स भी मिली। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि बाहर से, स्पेस से ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले कंपोनेंट्स ज़मीन पर आ रहे हैं। लेकिन फिर साइंसदानों ने ही इस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया कि हो सकता है ये ज़रात, ये कंपोनेंट्स, ये आरएनए, अमाइनो एसिड्स उन पर मौजूद ही ना हो, बल्कि जब वो ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुए हैं तो ज़मीन के एटमॉस्फेयर तो भरी हुई है इन चीज़ों से, तो वहाँ पर वो कंटेमिनेट हो गए हों, यानी उनमें ये चीज़ें दाखिल हो गई और वो ज़मीन पर आके गिरे, हमने उठाया और हमने ज़मीन की ही ज़िंदगी को कह दिया कि ये खला से आई है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि ये मॉलिक्यूल्स क्या स्पेस से आए हैं या ये मॉलिक्यूल्स ज़मीन के एटमॉस्फेयर में ही इन चट्टानों पर चिपक गए। इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल ढूंढने के लिए साइंसदानों ने ये सोचा कि हम स्पेस में जाएंगे और वहाँ पर जो एस्ट्रॉयड ज़मीन के करीब हैं उनसे जाकर सैंपल लेकर आएंगे। ये सारे के सारे काम ज़्यादातर जापान में हो रहे हैं, इसलिए इन एस्ट्रॉयड्स के नाम भी जापानीज़ ने रखे हैं और बड़े मुश्किल नाम रखे हैं। तो पहला जो एस्ट्रॉयड है, इसका नाम है रायगू, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ। और इस एस्ट्रॉयड के पास हम जाएंगे और वहाँ से हमने सैंपल्स लेके आने हैं, और ये काम हम 2019 और 2020 में कर चुके हैं। हम सैंपल लेकर आ चुके हैं। जब हम इन सैंपल्स को लेकर आए तो उससे 10 सालों पीछे भी हम एक और एस्ट्रॉयड से, जिसे इटोकावा कहा जाता है, इससे भी जापानीज स्पेस कंपनी सैंपल्स लेकर आ चुकी थी। लेकिन उन सैंपल्स को इस तरीके से प्रोसेस नहीं किया गया जिस तरीके से अब हम इस एस्ट्रॉयड के सैंपल्स को प्रोसेस कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर ये सैंपल दिखा भी रहा हूँ। तो जो उनकी रॉक्स लेकर आए हम वहाँ से, उनको हमने छोटे छोटे पत्थरों में मैश किया और फिर उन पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। अगर आप इस एस्ट्रॉयड को देखें, रायगो को देखें, तो ये सूरज के गिर्द घूमता है और ज़मीन के पास है। आप देखें ज़मीन के करीब से ये जाता है। और इसी तरीके से एक और एस्ट्रॉयड है जिसे बन्नू कहा जाता है। मैं आपको इसकी तरफ भी एंड पर लेके जाऊंगा इस वीडियो के, इसे भी गौर से देखें। और ये भी ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि एक ख्याल के मुताबिक तो ये शायद कभी ज़मीन से आके टकराएगा। लेकिन हम अपने एस्ट्रॉयड की तरफ हम इस वीडियो के एस्ट्रॉयड की तरफ चलते हैं जिसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और वो है रायगो। 1 किलोमीटर का डायमीटर है इसका। इसे टाइप सी और टाइप बी एस्ट्रॉयड कहा जाता है। सी का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, डार्क है, नज़र नहीं आता, और 70% इसमें सिलिकेट्स मौजूद हैं। जबकि बी टाइप वो होती है जिसमें कार्बोनेशियस कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो इसमें सिलिकेट भी है और इसमें कार्बन से बनी हुई चीज़ें भी मौजूद हैं, इसलिए इसे टाइप बी और टाइप सी कहा जाता है। जब हम इस एस्ट्रॉयड की तरफ गए और इससे सैंपल लेके और उसको एनालाइज किया, तो हमें वहाँ पर आरएनए मिला। याद है, डीएनए से छोटा, उसको अगर खोल दिया जाए, उसके 2 धागों को खोल दिया जाए तो एक धागा आरएनए था। और इस आरएनए को बनाने वाला एक्चुअली हमें कंपोनेंट मिला जिसे यूरासिल कहते हैं। यूरासिल आरएनए बनाने का एक बेसिक कंपोनेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये सलाहियत मौजूद थी कि आरएनए बना सकता है। और दूसरी चीज़, हमें एक विटामिन मिला जिसे B3 को फैक्टर कहा जाता है। और इस विटामिन के टेक्निकल नेम्स भी हैं जो कि मैं यहाँ पर नहीं ले रहा, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनको आसान बनाने के लिए इस
विटामिन का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी मिली हैं जो कि ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम जब इस एस्ट्रॉयड से सैंपल लेने गए तो हमने 2 सैंपल लिए, ताकि 2 अलग-अलग जगहों से सैंपल लिए ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आ सके इन एक्सपेरिमेंट्स में। उनको वहाँ पर सील किया गया, उनको ज़मीन पर सील हालत में लाया गया ताकि ज़मीन पर कोई चीज़ उन्हें कंटेमिनेट ना कर सकें। और उसके बाद उन्हें गर्म पानी में मिक्स किया गया और क्रोमेटोग्राफ किया गया। इसका मतलब ये है कि हमें उस मिक्सचर में एक लैब टेक्निक के ज़रिए चीज़ों को अलग-अलग किया। इसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और फिर उसकी मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी की गई और उसका मतलब ये है कि हमने उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स की मैस टू चार्ज रेशो देखी। और ये देखने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि इसमें यूरासिल भी मौजूद है, जो कि न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके साथ विटामिन B3 मौजूद है। लेकिन अब एक बहुत अहम सवाल उठता है इस एक्सपेरिमेंट से। 2020 में ये सैंपल हम लेके आए थे, 2 साल तकरीबन हमें लगे इनको प्रोसेस करने में और 2023 में हमें ये रिजल्ट मिल गए। लेकिन एक सवाल तो ये उठता है कि स्पेस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैक्यूम है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जहाँ पर हालात इतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिएशंस हैं जो सूरज से आ रही हैं, वहाँ पर ये रिसोर्सेज कैसे ज़िंदा रह पाए, ये ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे अभी तक डैमेज नहीं रह पाया। तो इसका मतलब यह है कि स्पेस में तो फिर ऑर्गेनिक मटेरियल की भरमार है। हम जितने भी एस्ट्रॉयड्स देखते हैं, कॉमेट्स देखते हैं, हार्श वेदर में हैं, लेकिन वहाँ पर हमें ये चीज़ें मिल रही होंगी। तो पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरी चीज़ ये कि अब नासा ने ये सोचा है कि वो भी बन्नू, जो मैंने एस्ट्रॉयड दिखाया था आपको, उसके सैंपल्स लेके आएगी और वहाँ पर भी रिसर्च की जाएगी कि वहाँ पर हमें कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने एक मर्तबा पेंस्पर्मिया हाइपोथेसिस की तरफ हमें दोबारा लेकर जाना शुरू कर दिया है, जो कि ये कहता है कि स्पेस से ज़िंदगी ज़मीन पर आई। और इस एक्सपेरिमेंट से अभी भी हम ये कहते हैं कि एक हाइपोथेसिस है। इतना बड़ा शवाहिद मिलने के बावजूद हम ये कह रहे हैं कि ये अभी भी हाइपोथेसिस है। इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हमें शक है कि ऐसा हो सकता है। इस किस्म के बहुत से एक्सपेरिमेंट होंगे, इस किस्म के बहुत से शवाहिद मिलेंगे और उसके बाद साइंसदान ये बताएंगे कि हाँ, अब ये एक फैक्ट बन चुका है, अब ये एक ऐसी बात बन चुकी है जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन साइंस इतने कमज़ोर फैसले नहीं करते जितने अमूमन हम अल्फाज से समझते हैं कि मफरूज़े का मतलब है कि इसके पीछे कुछ नहीं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि अब स्पेस पर हमारी तवज्जो ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है, वहीं से ज़िंदगी आ रही है और उसके कंपोनेंट भी आकर नई नई जगहों पर ज़िंदगी की नशोनुमा कर रहे हैं, उनकी शुरुआत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।